बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमारी बुक क्या लिखती है उसको GPE। हमारी बुक क्या लिखती है GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी से क्या बनेगा, P से E से एनर्जी बनेगी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। फिर एनर्जी की कितनी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, 2। कौन कौन सी, क्या डिफरेंस था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में? शाबाश, ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर हमने डिटेल स्टार्ट की थी पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम देखेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में, स्पेशली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा ना, तो फिर हम देखेंगे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे ग्रेविटी के हवाले से। फिर हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन के अंदर या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम किससे शो करते हैं, जी से। फिर उस जी की डिपेंडेंस क्या होगी, वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस चीज़ की, जी की वैल्यू कैसे उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होगी। फिर हम वेट देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, वेट की, वेट को मेजर कैसे करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा। फिर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, एंड देन फिर एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिफाइन देखते हैं सबसे पहले, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो, एनर्जी स्टोर हो, किस वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब जब हमने कह दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ किसकी डिफाइन की है, पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन जब हम स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो तब हमारे पास क्या वर्ड ऐड करेंगे हम उसमें, अबव द ग्राउंड। ज़मीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के पास जो एनर्जी है दैट इज़ एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वो एनर्जी उनकी बॉडी कंडीशन या पोजीशन की वजह से होगी ना, तो वो अब ज़मीन से ऊपर हैं, ग्रेविटी के ऊपर हैं, तो इसलिए उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हमने देखी। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारी बुक कुछ एग्जांपल्स के साथ बताती है। हमारी बुक कहती है, आप जो है लेट सपोज के जो है वो प्लेट वॉश कर रहे हो, आपसे प्लेट गिर जाती है, तो ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, या खुद ब खुद वो शेल्फ में चली जाती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है, सिंक में गिर जाएगी या टूट जाएगी। तो अब वो नीचे क्यों जाती है, ये कभी सोचा आपने? ड्यू टू ग्रेविटी। गुड। अच्छा, इसके अलावा हम बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, वो बॉल को थ्रो करते हैं। अब वो ऊपर की तरफ जब थ्रो करते हैं तो क्या ऊपर ही जाती रहती है बॉल, या वापस भी आती है? वापस कौन ले आता है उसको, ग्रेविटी ले आती है। इट्स मीन कि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है। लेकिन हम देखेंगे कि उसके मैस का भी क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, अब डिस्कवर किसने की थी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम किसकी तरफ जाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ। हम कहते हैं इस कायनात में द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। बेटे कौन अट्रैक्ट करती है, अर्थ, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और किस तरफ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर की तरफ चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी? सर आइजैक न्यूटन ने। कैसे डिस्कवर की थी, इसकी एग्जांपल हमारी बुक ने बताई है कि न्यूटन जो है वो एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था, तो ऊपर से जो है वो एप्पल गिरा, तो उसने वहाँ से सोचना शुरू कर दिया कि जो एप्पल है वो ज़मीन की तरफ क्यों आया, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, वो एयर में स्ट्रक क्यों नहीं हो गया। फिर उसने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, तहकीक शुरू कर दी। जब उसने तहकीक की तो उसको पता चला कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, यहाँ पे एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर वो फोर्स एग्जिस्ट करती थी, अर्थ में, कि जो एवरी अदर बॉडी को वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। क्लियर? ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक जो सब टॉपिक है हमारा दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी में हमने देखा था कि अर्थ जो है वो हमारी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अच्छा, फिर हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ अर्थ ही जो है वो चीज़ों को पुल करती है अपनी तरफ, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ पुल करता है?
वो भी पुल करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आपस में एक दूसरे की तरफ पुल करते हैं। लेकिन अब अर्थ जो है बहुत बड़ी है, अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, इसलिए उसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि हम नोटिस ही नहीं करते, इतनी कम होती है कि हम उसे नोटिस ही नहीं करते। ये बात क्लियर हुई? इट्स मीन कि देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन अब हमारी बॉडी, हम जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स को ही क्यों फील करते हैं, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तमाम ऑब्जेक्ट से जो है वो क्या है, ज़्यादा है। सो दैट्स वाई अर्थ जो है वो पुल करती है, खींचती है चीज़ों को अपनी तरफ, ठीक है। फिर हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, जो हमारी बुक ने दिया। हमारी बुक ने कहा है इसको दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल जी से, याद रखना, कैपिटल जी से शो नहीं करेंगे, कैपिटल जी से शो नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल जी से भी ग्रेविटेशन के अंदर ही जो है वो लॉ में यूज़ होता है, लेकिन वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्मॉल जी बेटे रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम देखें एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे देखें कि ये कितनी फोर्स के साथ जो है वो चीज़ों को खींचता है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर अगर हम जी की वैल्यू देखें तो दैट इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम, कि अगर हमारे पास 1 kg ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसको कितनी फोर्स से जो है वो अपनी तरफ पुल करती है, 10 न्यूटन से। कितनी फोर्स से पुल करती है, 10 न्यूटन से, ठीक है। अच्छा बेटे एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिपेंडेंस ऑफ जी की वैल्यू हमने लिखी है। अब ये जो जी की ये जो फोर्स है, अगर हम एग्जैक्ट फोर्स देखें तो दैट इज़ 9.8, उसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम का वेट है तो उसके ऊपर एग्जैक्ट जो फोर्स लग रही होती है दैट इज़, हम उसको राउंड ऑफ करके पढ़ लेते हैं। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, तो हम कहते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 9.8 होगी। जैसे ही हम अर्थ से ऊपर चले जाएंगे, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो ये वैल्यू ऑफ जी क्या होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसको जो है वो माइनस जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम बड़ी क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हुई? इट्स मीन कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है हमेशा, वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जिस रेफरेंस से हम बात करें वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। वो मून के ऊपर है या सन की साइड पे या कहीं पे भी है, तो उस तरफ हम उसकी फील्ड फोर्स है उस लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। ये भी बात क्लियर होगी। हमने देखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, कि ग्रेविटी एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी से, और उसका यूनिट क्या होता है, 10 न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, न्यूटन। सो दैट्स वाई दिस वैल्यू आल्सो हैज़ द यूनिट दैट इज़ न्यूटन। लेकिन फिर साथ पर किलोग्राम क्यों लगाते हैं, ये हम 1 kg जो है 1 kg वेट के ऊपर उसके मैस बता रहे होते हैं कि पर किलोग्राम जो मैस है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। इसी से रिलेटेड अब हमारी बुक ने हमें न्यूमेरिकल्स देने हैं, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देनी है। मैस जो है चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट का, तो हमें कहेंगे उसका वेट कैलकुलेट करो। अब एक बात तो हम ये देखते हैं कि मैस क्या है और वेट क्या है, मैस क्या है और वेट क्या है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आउटलाइन में टॉपिक है दैट इज़ वेट। तो नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन में टॉपिक है दैट इज़ वेट। अब एक चीज़ होती है वेट और एक चीज़ होती है मैस। बेटे जो मैस है पहले हम उसे देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसमें जो मैटर है वो जस्ट क्या है, उसका मैस है। जस्ट हम क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो ये किधर जाएगा, जी ज़मीन की तरफ जाएगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब ये ग्रेविटी की तरफ जाएगा, एक इसका पहले हमारे पास क्या है, मैस है, एक क्या है, और दूसरा इस मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरा इस मैस के ऊपर
फोर्स अप्लाई। अब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ये दोनों चीज़ें अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिला दी जाए और प्लस मैस मिला दिया जाए तो वो उस बॉडी का क्या बन जाता है, वेट। अब मुझे बताओ, हमेशा किसी भी जब हम बॉडी को डिस्कस करेंगे उसका मैस ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा? वेट ज़्यादा होगा। वेट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि अब क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास वेट का। वेट को जो है वो हम स्मॉल w से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? स्मॉल w से, ठीक है। तो हम किसी भी बॉडी का जब हम वेट फाइंड करना चाहेंगे तो उस बॉडी का हम क्या लिख देंगे, पहले मैस, और उस मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 न्यूटन के साथ। अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन ना लिखें, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज़ जी। लेट हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारी बुक ने ली है, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। हमारी बुक कहती है आपके पास 50 kg का एक पर्सन है। कितने kg का है? 50 kg। अब देखो मैस का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम। यहाँ से हमने एक और नया यूनिट याद कर लिया आज, द यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। पर पहले जी जो है वो बटे के नीचे था, अब हम उसको ऊपर ले गए तो ये पर किलोग्राम, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 500। यूनिट क्या लिखेंगे, देखो ये -1 वाला kg है, ये प्लस वाला kg है, और जस्ट क्या बचा, न्यूटन। क्या यूनिट बचा, न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो वेट उस पर्सन का कितना आया, और मैस कितना था, 50 kg, ठीक है। अब देखो वेट ज़्यादा है ना, और वेट का हमने यूनिट क्या लिखा, और फोर्स का यूनिट भी क्या था, फोर्स का भी न्यूटन था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वेट है एक्चुअली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है। ये क्या है, तो इसीलिए तो हम इन दोनों का यूनिट क्या कर दिया हमने, सेम कर दिया। ये भी बात क्लियर हो गई। आपको ये वेट भी फाइंड करना आ गया किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला, ये भी आउटलाइन हमने थोड़ी सी कवर की, हमने यूनिट देखा। अब मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट की मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी फॉर्मूला हमने देख लिया कि हमारे पास वेट को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर हमें पता हो, और उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जी की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द वेट। और हमें पता है कि जब भी हम कोई फिज़िक्स के हवाले से कोई वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा उसमें कितने पॉइंट्स होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, 2। 1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड इज़ द यूनिट। क्लियर। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर ली, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन कर लिया थोड़ा सा ग्रेविटी को। अच्छा, थोड़ी सी डिपेंडेंस के बारे में बात और कर लेते हैं। अब देखें ज़रा बेटे, अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा हो जाएगा, अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इट्स मीन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो 10 न्यूटन ही रहनी है, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा। अब अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास जो है ये 2 मार्कर्स नज़र आ रहे हैं, एक के ऊपर कैप लगी हुई है, एक अनकैप किया हुआ है। किसका वेट ज़्यादा होगा, कैप वाले का। इसका वेट क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ जी, जो किसी भी वैल्यू हम जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्वांटिटी की जब हम उसका वेट निकालेंगे तो उसका वेट निकालने के लिए हमें उसका क्या चाहिए होगा, मैस। और पूरे का पूरा वेट जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मैस के ऊपर, ठीक है। कि अगर किसी बॉडी का मैस छोटा होगा, कम होगा, तो उसका वेट भी कम होगा। तो ग्रेविटी की फोर्स वो ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा, या आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन उसी के साथ अगर हम कंपेयर करें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पीडली जाएगा या लाइट मैस वाला जाएगा, जिसका मैस ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा, वेट। तो उसकी जो स्पीड है टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर बेटे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क। नो क्वेश्चन एट ऑल। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।